हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे विश्व में अगर देखें तो हर कंट्री के अंदर एक नर्वसनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबों को लगता है कि इस बात से तो सारे अवगत हैं कि ट्रंप की पॉलिसी को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में कोई सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिडिक्शन देना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनका जो अभी तक जो इलेक्शन कैंपेन स्पीचेज हुए हैं या कह लें कि गवर्नमेंट के जो मेन ऑफिसर्स के जो पिक हैं, कैबिनेट पिक्स, उन सबों के आधार पर कुछ ट्रेंड देखा जा सकता है और उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ तक उनकी पॉलिसी जो है ग्लोबल ट्रेंड को या कहें कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, इन सबों को इफेक्ट करेगा। तो आज हम साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में उनके जो ट्रंप की जो लाइकली पॉलिसी अप्रोच होंगे उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, उस पर हम विचार करेंगे। अगर आप देखें तो ट्रंप के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें तीन चीज़ें बड़ा ही प्रोमिनेंटली अभी तक सामने आई है। सबसे पहले कि उनका जो वर्ल्ड व्यू होगा वो चाइना सेंट्रिक होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर आप पहले टर्म में भी देखें तो पहले टर्म में भी उनका जो फोकस था वो चाइना पर था और इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू पुट चाइना एट द टॉप ऑफ यूएस सिस्टमिक राइवल्स। नहीं तो उसके पहले रसिया वॉज ऑलवेज एट द टॉप। सारी यूएस पॉलिसी होती थी कि रसिया को कंटेन करें, लेकिन इस मैट्रिक्स को, ये जो रसिया चाइना मैट्रिक्स को चेंज करने का जो श्रेय जाता है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। उन्होंने चाइना को ऊपर किया और उसके बाद उन्होंने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी उद्घाटन किया। उसमें ही उसी के तहत और उस कहें कि उसी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट के लिए फिर से क्वाड का भी री इनकारनेशन हुआ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ भी साउथ चाइना सी या कह लें या इंडो पैसिफिक रीजन कह लें, तो उस पे सबसे ज़्यादा जो उसके जियो पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो मेन पिलर है वो इंडिया है। तो इसीलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होने पर या उनके जो सेकेंड टर्म में इंडिया और चाइना के इंडिया और यूएस के रिलेशन में एक नई जान आएगी। अभी तक तो ऑलरेडी इवन उनके फर्स्ट टर्म में भी इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग हुए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही एलिवेटेड दिस रिलेशंस टू ए न्यू हायर लेवल, क्योंकि उसके टाइम में अब देखें तो टेक्नोलॉजी जो कोलेबोरेशन था दैट वाज एट द कोर, और इवन द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द टू साइड्स। तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ भी अगर चाइना को आपको कंट्रोल करना है तो इंडिया हैज़ टू बी मेक वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इन द रीजन। और ये डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी यही होगी कि इंडिया को हम स्ट्रेंथन करें, उसके मिलिट्री कैपेबिलिटी को, उसके जो ये जो रीजनल फुटप्रिंट है उन सबको स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया विल हैव टू प्ले मेजर रोल इन दिस रीजन। हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप वो उनका सारा फोकस होता है कि भाई इकोनॉमिक नेशनलिज्म और कह लें कि मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन, मांगा पॉलिसी। तो उसके तहत हो सकता है कि ऑलरेडी उनका अभी भी अगर कुछ दिन पहले देखें तो उन्होंने इंडिया को टारगेट किया था कि इंडिया हैड वेरी हाई टैरिफ रेट्स बट कंपेयर टू यूएस। तो उनके वे फिर से इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे ये टैरिफ नेगोशिएशन का। लेकिन हमें मान के चल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रेडी टू एडप्ट इट्स पॉलिसी टू अकोमोडेट यूएस कंसर्न्स। और
अगर आप देखें तो 19-20 में भी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का निगोशिएशन हुआ था, मे बी द टू साइड्स में resume the thread for finalizing new economic pact between the two countries. इमिग्रेशन में भी इंडिया को बहुत कह लें कि जो रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देर में अगर यूएस H1B वीज़ा पर अभी भी कुछ दिन पहले जो डिबेट चला था, उसमें भी उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया है H1B वीज़ा कि इट इज़ द ग्रेट टूल टू अट्रैक्ट टैलेंट। तो इंडिया में यही होगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको समहाउ इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट विल बी द मेन। अदरवाइज जो प्रोफेशनल टैलेंट है उसके मूवमेंट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी चाहिए टैलेंट। अगर यूएस को चाइना को काउंटर करना है, अदर फील्ड में इनोवेशन में आगे बढ़ना है, और कह लें कि इंडिया और यूएस का जो एक कोलैबोरेशन है ये डिफरेंट फील्ड्स में, इसको अगर रैपिड पेस पर आगे बढ़ाना है तो भाई इंडियन जो कह लें कि पर्सनल का मूवमेंट है, माने मूवमेंट ऑफ इंडियन पर्सनल फ्रॉम इंडिया टू यूएस या फ्रॉम यूएस टू इंडिया, तो इसमें आपको फ्रीडम देना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे भी इंडिया बहुत हद तक अफेक्टेड नहीं होगा। मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा वो इकोनॉमिक, वहाँ दोनों को एक कह लें कि हार्ड निगोशिएशन उस फ्रंट पे होगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को देखें तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो इसकी है यूएस की, उसमें इन दोनों कंट्री के लिए कोई खास स्पेस नहीं है। और इनफैक्ट ये कह लें कि चाइना की ये जो यूएस चाइना राइवलरी है दैट विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना भी देखे तो पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना के पास तो एक मलक्का डायलेमा है। तो उस डायलेमा से बचने के लिए वो पाकिस्तान के ही रूट को डेवलप करना चाह रहा है, उसको अपनाना चाह रहा है कि ताकि पाकिस्तान उसे इंडियन ओशन में आने का एक रूट दे दे। और उसी पर्पस से सीपेक, ये जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, उसको भी डेवलप किया गया। लेकिन अब सीपेक जो है वो बहुत दिन से बात चल रही है कि भाई सीपेक 2.0 पे काम होगा, और दोनों ही साइड इस पे अपना जो कह लें कि ओरल कमिटमेंट शो करता है, लेकिन ग्राउंड पे चाइना इज नॉट पुशिंग दिस कॉरिडोर, क्योंकि अभी पाकिस्तान में चाइना को के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उसके जो सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज पर्सनल। क्योंकि हमेशा ही आप देखें कि कभी टीटीपी का हमला होता है तो कभी बलूच मिलिटेंट्स का हमला होता है, उसमें चाइनीज ही टारगेट होते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ, और कह लें कि जब भी अभी तो मिलिटेंट एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज़ को ही टारगेट किया जाता है। क्योंकि अगर बलोच को देखें तो बलोच के लिए ग्वाडर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि वो जान रहा है कि भाई वो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं या हमारे जो कोस्टल एरियाज है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोविंसेस, नॉट बेलूचिस्तान। उसे बेलूच को भी, बलूच जो लोग हैं उन्हें कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट दे हैव टू फेस मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑल ओवर द स्टेट और इन द कोस्टल एरियाज। तो चाइना को ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो सिक्योरिटी का है वो इनफैक्ट दैट विल कंटिन्यू। और एक दूसरा उसमें इशू आ गया है कि चाइना चाहता है, इनफैक्ट चाइना की तो वही ख्वाहिश ही थी, वो चाहता है कि वो नेवल बेस, वो जो ग्वाडर में एक नेवल बेस सेटअप करे और उसको पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म पर लीज पे दे दे। लेकिन पाकिस्तान इसमें फिर बार्गेनिंग में उतर गया। पाकिस्तान चाहता है कि भाई चाइना हमको जो सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करे, लेकिन चाइना इस पर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई चाइना को इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी पूरे करने हैं, उसे बहुत सारे इंटरनेशनल जो ये कह लें कि ऑब्लिगेशंस हैं तो दे हैव टू फुलफिल। पहले एक अलग बात थी, आज तो चाइना भाई सेकेंड, अगर हम ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर देखें या ग्लोबल पावर रैंकिंग, तो उसमें यूएस के बाद तो चाइना ही है। तो चाइना विल हैव टू शोल्डर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इवन टू प्रोजेक्ट
सेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिबल पावर। तो उसके लिए वो चाइना कभी भी ये नहीं कर सकता है कि हाँ हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मैंने प्रोवाइड जैसा इसने पहले किया था, क्योंकि चाइना ही उसमें मेजर रोल प्ले किया है, चाहे वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, दोनों में चाइना का रोल काफ़ी इविडेंट है। लेकिन अब चाइना विल थिंक ट्वाइस, तो इसीलिए चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में ऑलमोस्ट खटासी घले की अभी है। वो जो हो मैंने हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन द ओशंस, ये जो रिटोरिक था वो अभी बैक बर्नर पे है। लेकिन ट्रंप के आने पर पाकिस्तान विल कम अंडर फर्दर प्रेशर टू रिड्यूस इट्स इकोनॉमिक लिंक विथ चाइना एंड इवन रिड्यूस और कट इट्स स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन विथ चाइना। लेकिन इसके अलावे भी फ्रॉम इसलिए कि अब यूएस और इंडिया का जो रिलेशन ग्रो कर रहा है, डे बाई डे इट इज़ मूविंग फ्रॉम, कह लें कि इट इज़ ग्रोइंग बेटर एंड बेटर। तो उसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सबसे बड़ा कंसर्न जो हुआ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इसी के कारण यूएस will continue to pressurize Pakistan to act against terror outfits which are directing against India। तो ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है कि भाई दोनों के बीच जो डेवलपमेंटल कॉपरेशन है ये सब कंटिन्यू है। जहाँ तक अफगानिस्तान का प्रश्न है, तो अफगानिस्तान में अभी तक जो होता था कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ह्यूमन राइट्स का है या वुमेन्स एजुकेशन का अफगानिस्तान के कंट्री में, इवन फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ तालिबान गवर्नमेंट वो मोरलेस पश्तून गवर्नमेंट है, उसमें अदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका जो इंक्लूजन न के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा इशू था और यही एक बड़ा कारण है कि जो डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू वीमेन या लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो ये तालिबान के जो ग्लोबल रिकॉग्निशन न मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। लेकिन जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप डजंट केयर फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। उनका मेन टारगेट हुआ कि भाई अमेरिका का जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है अगर तालिबान उसको सपोर्ट करता है और इफ तालिबान इज रेडी टू प्रमोट अमेरिकन इंटरेस्ट तो ही मे गो टू एनी एक्सटेंट। और उसमें अब अगर आप देखें कि जिस समय यूएस फोर्सेस का विड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान में से, तो उस समय भी तालिबान डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इट्स उनका कहना था कि भाई बाइडेन यूएस को कभी भी बग्राम जो एयरबेस है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट विल बी ए ग्रेट एसेट टू कीप एन आई ऑन चाइना और इवन टू फाइट अगेंस्ट द कहे कि मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ चाइनीज। तो अब हो सकता है कि फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नेगोशिएशन स्टार्ट करे तालिबान के साथ और मे बी देयर विल बी सम गिव एंड टेक उसमें कि ऑलरेडी अफगानिस्तान के जो $7 बिलियन यूएस बैंक्स में जो फ्रीज किया गया है तो उसके माने अनफ्रीज करने की बात हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ अगर जो सपोर्ट डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी यूएस प्रोवाइड कर सकता है इन एक्सचेंज फॉर बग्राम एयरबेस। तो बाकी कोई खास ये नहीं, यही होगा कि भाई अभी चाइना वांट्स टू हैव राइट्स टू माइनिंग राइट्स इन अफगानिस्तान, तो उस सब पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो ये मान के हम चल सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर यूएस को भी लगता है कि यदि हम वहाँ से पूरी तरह विड्रॉ करें तो सर्टनली द चाइना एंड रसिया which have always been supportive of Taliban, they would like to strengthen their presence there। तो ये कभी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर नहीं होगा और इसीलिए वो आते ही अब देखेंगे कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करें, मे बी कोवर्टली या ओवर्टली वो शुरू करेंगे और उसमें उनका यही होगा कि भाई हमें तुम यहाँ भेज दो ताकि हम चाइनीज़ को ये कर सकें। तो ये दोनों के साथ तो स्थिति है, लेकिन ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो
और मालदीव्स हैं, ये लोग के साथ इसमें भी थोड़ा बहुत अगर आप देख लें कि कह लें क्या सोचते हैं, they will come under pressure on certain issues. First of all, they will be under pressure to choose sides. अभी तक तो ये सारी कंट्रीज जो है स्मॉलर कंट्रीज वो साइड लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ पहले देखें कि जिस समय शेख हसीना बांग्लादेश में थी तो उस समय भी चाइनीज को लगा कि भाई बांग्लादेश इज शिफ्टिंग और इट इज मूविंग टुवर्ड्स यूएस कैंप, और उसी समय बांग्लादेश के जो एम्बेसडर थे उसने थ्रेटन भी बांग्लादेश को किया था, जिसमें दोनों के बीच का रिलेशन खराब हुआ था। लेकिन वंस मोर ऑल दीज स्मॉलर कंट्रीज दे विल बी अंडर प्रेशर, क्योंकि ये सारे कंट्री जो हैं ये एक तो सबों में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, प्लस उनका जो कह लेंगे कुछ हद तक जैसे बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी है, श्रीलंका के साथ भी, और मालदीव्स में भी अब जब से मुझे गवर्नमेंट आई थी तो उसमें बिगनिंग में भी काफ़ी ये मालदीव्स चाइना कॉपरेशन पर बात हो रही थी। तो इस सारे गवर्नमेंट को दे विल बी अंडर प्रेशर। इवन अभी केपी शर्मा ओली वो चाइना से वापस आए हैं, तो ये चारों ही गवर्नमेंट जो हैं ये दे विल बी अंडर प्रेशर टू टेक साइड्स। और अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले फेज को देखें, फर्स्ट टर्म, तो उस समय भी उनका जो इन कंट्रियों से जो मेन एक्सपेक्टेशन था वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का, क्योंकि ये सारी कंट्री जो हैं वो कहीं ना कहीं कह लें कि उनकी पोजिशनिंग जो है वो इंडो पैसिफिक में काफ़ी, चाइना को नेपाल को नहीं, लेकिन ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये तीनों यानी मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश, ड्यू टू देयर स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए उस समय भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के में पहली बार मालदीव्स में यूएस एम्बेसी ओपन हुई, फिर मालदीव्स ने यूएस के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी किया था, श्रीलंका ने भी अक्सा जो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट वो साइन किया था, और बात चल रही थी कि स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट की भी साइन करने की। उसी तरह वो अभी बाकी है, और इवन बांग्लादेश के साथ भी यूएस ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, और दोनों में बातचीत इनफैक्ट चल रही थी, क्योंकि वहाँ भी वो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन करने के फेवर में यूएस, और इवन इट वांट्स टू साइन दिस स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट। तो इस तरह से अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन फोकस होगा इन कंट्रीजों के साथ कि अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएं, और उसमें और इन कंट्रियों का जो स्ट्रेटजिक कॉपरेशन चाइना के साथ है उसको रिड्यूस करें, क्योंकि दैट विल बी एन अटेम्प्ट टू कंटेन चाइना, और उनका जो चाइना का जो ये साउथ एशिया में कह लें कि जो प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है उसके प्रेजेंस को लिमिट करना, दैट विल बी द मेन फोकस, और इसीलिए ये सारी कंट्रीज प्रेशर में आएंगी। अगर आप इस बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश के साथ हो सकता है कि कोई और एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम उभर गया है, क्योंकि अभी जो हाल में वहाँ रिजिम चेंज हुआ और मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, तो मोहम्मद यूनुस का क्लिंटन ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन था, क्योंकि क्लिंटन जो फाउंडेशन है उनके साथ भी मोहम्मद यूनुस का अच्छा यह कह लें कि रैपो था, और उसी के कारण ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी असिस्टेंस भी और इनफैक्ट काफ़ी एश्योरेंस भी मिला था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर, और इवन स्टेबलाइज जो कंट्री के जो सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में उन लोगों ने काफ़ी प्रॉमिस किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रंप के आने के बाद बदल जाएगी, क्योंकि उसमें कई इशू है। एक तो जिस समय ट्रंप का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जब ट्रंप की विक्ट्री हुई थी, तो उस समय फ्रांस में एक स्पीच में मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि इट इज लाइक सोलर एक्लिप्स। तो हमें नहीं लगता है कि भाई ट्रंप टीम जो है वो इस बात को भूल जाएगी, वो सर्टेनली दे विल, और स्पेशली दे विल पनिश इफ नॉट बांग्लादेश देन सर्टेनली मोहम्मद यूनुस
will come under pressure due to his close link with Democratic Party and the NGO ecosystem associated with that party. चाहे जैसे सोरोस है, जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है और अदर्स, इस सब के कारण ये प्रेशर होगा। दूसरी बात है कि बांग्लादेश तो अभी जो रिजिम चेंज के बाद वहाँ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज़ के एंगेस्ट में जो वायलेंस हुआ था, तो उसमें भी ट्रम्प ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। और इनफैक्ट दोनों ही, अभी जो डायरेक्टर तुलसी गवार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। तो मे बी इन फ्यूचर व्हेन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन starts working, at that time Bangladesh will be under close scrutiny for its treatment of minorities या अदर जो इनका एसोसिएशन चाइना के साथ कैसे होता है और अदर इशूज पर, इट विल बी अंडर क्लोज स्क्रूटनी। तो इस तरह से आप देखें कि ये सारी कंट्री, इवन आप नेपाल को भी देखें तो नेपाल और यूएस में जो एमसीसी प्रोजेक्ट्स के लिए एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो चाइना के साथ भी अपना क्लोज एसोसिएशन, क्योंकि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट है, तो वो अपनी एफिनिटी शो करना चाहते। अभी भी वो बीआरआई से रिलेटेड कई एग्रीमेंट साइन करके आया है। तो इस तरह से देखिए कि ये सारे जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, दे विल बी अंडर प्रेशर टू रिड्यूस देयर कॉपरेशन विथ चाइना। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में India will have a very good run, or it will continue to play significant role in South Asia. I think India won't have that comfort level with China. इसी और दूसरी तरफ यूएस को अपना कंसर्न है, क्योंकि यूएस चाइना को अपना सिस्टमिक राइवल मानता है और वो जान रहा है कि भाई चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे दैट हैज़ द रिसोर्सेज, दैट हैज़ द कैपेबिलिटी or that has the intention to disturb the present global order or you reshape the global order in its favor, और वो यूएस को मंजूर नहीं है। तो इसीलिए यूएस इंडिया दे विल वर्क टुगेदर इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन अगेंस्ट चाइनीज रिविजनिस्ट पॉलिसी। तो हम कह लें कि मोरलेस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट टर्म में पॉलिसी थी, दैट विल मोर और लेस कंटिन्यू विथ सम मॉडिफिकेशंस, अदरवाइज देयर विल बी डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी विथ इन दिस रीजन ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद।